हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस चैप्टर में आपको कुछ क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 24 तक का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। मतलब क्या कहा गया कि एक आयताकार खेत है, मान लेते हैं कि ये हमारा आयताकार खेत रहा। सपोज करो कि ये आपका आयताकार खेत है और क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक आयताकार खेत के विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबी है। यहां पे अगर हम आयत की बात करते हैं, मान लेते हैं कि ये आयत ABCD है। अगर ABCD की बात करेंगे तो छोटी भुजा क्या होती है, चौड़ाई छोटी भुजा होती है। तो चौड़ाई को अगर हम x मान लेंगे तो विकर्ण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 60। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि विकर्ण जो है वो उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कहा गया कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। अगर देखो छोटी भुजा BC है, अगर वो x है तो इससे कहा गया बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक होनी चाहिए, तो मतलब ये x + 30 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन में पूछा गया तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें, मतलब आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। हम लोग मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई मान लो, चौड़ाई कह लो, या इसी को हम लोग BC कहेंगे और ये आपको आ गया x और यूनिट क्या है, मीटर, तो इसको आप x मीटर मान लो। ओके, लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई बराबर हो जाएगा AB, और AB किसके बराबर है, ये आ जाएगा आपको x + 30 मीटर के, 30 मीटर के। ओके, अब आपको विकर्ण दिया गया, विकर्ण क्या है, AC है, और ये कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया x + 60 मीटर। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, क्वेश्चन में यह कहा गया है कि खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात होगा? अब यहां से देखो, ज्ञात करने का दो तरीका। कैसे? एक बच्चा होगा ऐसा जो या तो विकर्ण का फॉर्मूला जानता होगा, आयत का विकर्ण बराबर √ लंबाई स्क्वायर + चौड़ाई स्क्वायर, उसका यूज करते हुए वो भुजा को ज्ञात कर सकता है। एक दूसरा बच्चा ऐसा होगा जिसको विकर्ण का फॉर्मूला नहीं लर्न होगा, उसको पता होगा लेकिन यहां पे आयत के प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब ABC एक समकोण त्रिभुज होगा और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेगा, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए वो आसानी से भुजाओं को पता कर सकता है। बातें समझ में आ गई? आपको जो अच्छा लगे आप उसका यूज करें। जैसे अगर हम लोग आ जाते हैं त्रिभुज ABC में, या आप विकर्ण ले लो, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो √ लंबाई स्क्वायर + चौड़ाई स्क्वायर के, लंबाई स्क्वायर अब प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब आयत का विकर्ण कितना है, तो विकर्ण AC है और ये x + 60 है, तो ये x + 60 का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा √ लंबाई कितनी है, लंबाई है x + 30, तो x + 30 का स्क्वायर। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है आपके पास x, तो ये x का स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है? अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहां से देखो ये कितना आ जाएगा, तो ये आयत का विकर्ण, और ये विकर्ण रहने दो, इसका स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि विकर्ण का फॉर्मूला होता है √ लंबाई स्क्वायर + चौड़ाई स्क्वायर, और विकर्ण है कितना, तो x + 60 है, तो x + 60 बराबर हो जाएगा √ लंबाई स्क्वायर + चौड़ाई स्क्वायर के। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, मतलब दोनों तरफ वर्ग करते हैं। अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x + 60 का स्क्वायर, और इस तरफ अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो वर्ग से स्क्वायर कट जाएगा, कटते ही ये क्या आ जाएगा, x + 30 का स्क्वायर। अब प्लस कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। अब चाहो तो यहां पे लिख भी सकते हो कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर, मतलब a² + 2ab + b²।
ए स्क्वायर कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab कहने का मतलब 60 दूना 120x प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब 60 का स्क्वायर 3600 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर 2ab मतलब 30 दूना 60x और प्लस बी स्क्वायर मतलब 30 30 900 और प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर के। ओके, ये बातें समझ में आ रही है। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, अब देखो आप गौर से, यहां से आप एक्स स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर को काट सकते हो, कैंसिल हो गया। अब एक तरफ कर लो सबको, इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस हो जाएगा 120x और माइनस 3600 और ये बराबर हो जाएगा किसके, जीरो के, क्योंकि हमने सबको इस तरफ से उठा के इस तरफ शिफ्ट कर लिया तो इस तरफ जीरो बच गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो 60x प्लस का है माइनस 120x माइनस में है तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, माइनस 60x और 3600 है और 900 है, 16 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 7 और ये कितना आ जाएगा 2700, कितना आ गया 2700 और ये बराबर आ गया। लेकिन याद रखना है कि 2700 क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, क्योंकि माइनस में 3600 है और प्लस में 900 है, यहां पे ये निगेटिव में आएगा 2700 और ये बराबर हो जाएगा किसके, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहां से देखो, अब हमें क्या करना है, मध्य पद को विभाजित करना है। अब हमें चाहिए क्या, 60x चाहिए, कैसे आएगा। अब देखो यहां से भी सॉल्व करने का दो तरीका, एक तो यह है कि आप ABC पता करके अल्फा बीटा पता कर लो, आपको x का वैल्यू आ जाएगा। दूसरा यह है कि गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हुए आप x का वैल्यू पता कर लो। अब आपको जो अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हो। यहां पे देखो कि जैसे हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 9 तिया 27 होता है, इसका मतलब 90x प्लस हो जाएगा 30x। अब देखो माइनस 90 प्लस 30 करने पे माइनस 60 आ जाएगा और 90 को 30 से गुना करने पे 2700 आ जाएगा और माइनस 2700 और ये बराबर हो जाएगा किसके, जीरो के। यहां से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो x इसके पास भी x इसके पास भी x कॉमन ले लो, ये आ जाएगा आपको x माइनस 90 और प्लस 30 कॉमन ले लो, 30 दोनों के पास है, ये आ जाएगा आपको x माइनस 9 तिया 27, ये आ जाएगा 90 और ये बराबर हो जाएगा जीरो के। तो देखो कि एक आपको फैक्टर निकल के आ गया x माइनस 90, दूसरा निकल के आ गया x प्लस 30 और ये बराबर होगा किसके, जीरो के। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर, जब देखो जब x माइनस 90 जीरो के बराबर होगा तो x का वैल्यू 90 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब x माइनस 90 बराबर होगा जीरो के तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 90 आ गया। और दूसरा केस क्या होगा, जब x प्लस 30 बराबर होगा जीरो के तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 30 आ जाएगा। और आपने क्या माना है, यहां पे देखो कि आपने x को मान रखा है क्या, तो ये आयत की चौड़ाई हो गई। अब आयत की चौड़ाई को आपने x मान रखा है तो यहां से हम लोग कभी भी निगेटिव नहीं होता, मतलब कभी भी लंबाई और चौड़ाई नकारात्मक नहीं होता। तो हम लोग कह सकते हैं आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई नकारात्मक नहीं हो सकती या ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं होगी। अगर ऋणात्मक नहीं होगी तो आपका आंसर कितना आ गया, x बराबर 90 आ गया। अब x बराबर 90 आते ही आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि खेत की भुजाएं ज्ञात करें। तो हम लोग कह सकते हैं आयताकार खेत की चौड़ाई 90 मीटर, अतः आयताकार खेत की चौड़ाई ये बराबर हो गया कितना, 90 मीटर के। और आयताकार खेत की लंबाई ये हो जाएगा आपको, आपने एक को कितना माना था, तो एक को हमने x माना था और दूसरा को हमने x प्लस 30 माना था, तो यह आ जाएगा 90 प्लस
प्लस 30 मीटर बराबर कितना आ जाएगा? 120 मीटर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 90 मीटर और 120 मीटर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में यह कहा गया कि दो संख्याओं के वर्ग का अंतर हमें 180 दिया गया। अब कहा गया कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। मतलब आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे यहां पे समझो। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है बस आपको उतना समझना है और बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहां पे हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में हमको यह कहा जा रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। इसका मतलब अगर बड़ी संख्या को x मानेंगे तो छोटी संख्या का वर्ग 8x हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर है। हम लोग मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या कितना हो जाए? तो यहां पे छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग इसके बारे में क्या कहा गया कि छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? तो बड़ी संख्या का 8 गुना होगा। तो बड़ी संख्या यहां पे x है, तो ये आपको आ जाएगा 8x। बातें समझ में आ गई? अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। इसका मतलब यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग और माइनस छोटी संख्या का वर्ग, और इसके वर्ग का अंतर कितना है? क्वेश्चन में कहा गया कि दो संख्याओं के वर्ग का अंतर 180 है, तो इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? अब यहां पे समझो। अब देखो कि आपकी बड़ी संख्या का वर्ग क्या है। आपने बड़ी संख्या को x मान रखा है, तो ये आ जाएगा आपको x का स्क्वायर। छोटी संख्या का वर्ग क्या है? ये आपको आ जाएगा 8x, तो यहां से आपको आ जाएगा 8x का स्क्वायर। बड़ी संख्या x आ गया और छोटी संख्या का वर्ग ये 8x है, तो यहां पे डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करना है। ये ऑलरेडी आपको छोटी संख्या का वर्ग दिया हुआ है। ये कितना? 8x। तो इसको स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमें स्क्वायर के रूप में दिया हुआ ही है। अब ये अंतर किसके बराबर आ गया? 180 के बराबर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कितना लिख सकते हैं? x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 180, और ये बराबर आ जाएगा 0 के। अब यहां से भी इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। पहला तो d निकाल के अल्फा बीटा निकाल लो, और नहीं तो गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हुए हम लोग x का वैल्यू पता कर सकते हैं। अब यहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं गुणनखंड विधि। तो ये कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा 90 दूना 180। तो यहां पे 180 आ गया, 2 से इसको करेंगे तो 90 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 45 आ जाएगा, और 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। हमें चाहिए कितना? 8। 2 दूना 4 तिया 12, 15 आ गया, 5 तिया 15, और यहाँ पे 3 तिया 9 दूना 18, और 18 में से 10, देखो 3 तिया 9 दूना 18, और 18 में से अगर हम लोग 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x और माइनस 180, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। बातें समझ में आ रही है? अब देखो कि x को आप कॉमन ले सकते हो। x को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 18, प्लस 10 को कॉमन ले लो, ये आ जाएगा आपको x माइनस 18, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। यहां से आपको एक फैक्टर निकल के आ गया x माइनस 18, दूसरा फैक्टर निकल के आ गया x प्लस 10, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो जब x माइनस 18 0 के बराबर होगा तो x कितना आ जाएगा? प्लस 18 आ गया, और जब x प्लस 10
बराबर होगा 0 के। यहां से x इक्वल्स टू कितना आ गया, -10 आ गया। अब एक बात बताओ, यहां पे क्या कहा गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा गया कि दो संख्याओं के वर्ग का अंतर 180 है। ये तो बिल्कुल सही है। अब यहां पे एक x आपने बड़ी संख्या को माना है, तो इसमें आप इसको ले लो, तो हमें इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं लिया जा सकता क्योंकि ऋणात्मक है। अब देखो ऋणात्मक है इसलिए नहीं ले रहे हैं, ये कोई कंडीशन नहीं है। अब इसमें आपको यह समझना है कि अगर यहां पे -10 आप पुट करते हो, कितना पुट करते हो, -10, तो ये कितना आ जाएगा? अगर इसको हम लोग पुट करते हैं तो -10 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 100, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक बार चेक कर लेते हैं, -10 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 100 और माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 10 8 80। ये तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 18 आप पुट करके देखेंगे ये कितना आ जाएगा? 18 का स्क्वायर 324, कोई दिक्कत नहीं है। 18 का स्क्वायर कितना आ गया? 324। और इसको 18 8 144, ये कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा -144 अगर यहां पे पुट करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर और -8x का वैल्यू चाहिए हमको, किसके बराबर? 180 के बराबर। अब हमने जब यहां पे पुट किया है -10, तो -10 पुट करने पे जो है ये हमारे पास क्या आ रहा है? अगर -10 हम पुट करते हैं तो ये आ जाएगा -10 का स्क्वायर और -8 गुने -10। अब देखो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ गया प्लस, और ये कितना आ गया? 10 8 80, ये तो 180 के बराबर हो रहा है, मतलब -10 ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम चेक कर लिए इसको। अब दूसरा वैल्यू क्या है? 18 है। अब 18 पुट करके देखो तो 18 का स्क्वायर और -8 गुने 18, ये कितना आ जाएगा? 180। यहां से 18 का स्क्वायर करेंगे 324 आएगा, और 18 का 8 से गुना करेंगे तो 144 आएगा, और ये 180 के बराबर होना चाहिए। 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8, और ये कितना आ गया? ये आपको आ गया 2 में से 1 गया 1। यहां पे देखो 180 और 180 बराबर हो रहा है, मतलब आपको दोनों वैल्यू लेना है। x बराबर 18 भी हो सकता है और x बराबर -10 भी हो सकता है। हम लोग यहां से कह सकते हैं हमें क्या आ गया? तो यह हमें बड़ी संख्या, अब क्वेश्चन में एक बार देख लो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, इसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं ये चेक कर लो। अब छोटी संख्या का वर्ग, इसका मतलब छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा? अगर हम लोग -10 लेते हैं तो 10 का -10 हो जाएगा, और इसका छोटी संख्या का वर्ग कितना आ जाएगा? कहा गया कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या का वर्ग, इसका मतलब -10 का वर्ग, और ये बराबर हो जाएगा किसके? ये आपको आ जाएगा -10 इसका वर्ग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे, ये आपको नहीं लेना है। और हमें क्या गया? तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? -10। ये असंभव है, ये असंभव है। तो यहां से हम लोग ले सकते हैं, ये कितना आ गया? x बराबर 18 आ गया। तो x बराबर 18 आ गया, मतलब बड़ी संख्या कितना आ गया? तो बड़ी संख्या ये बराबर हो गया 18 के, और छोटी संख्या बराबर हो जाएगा, यहां पे ये वर्ग है ना, तो 8x, इसका मतलब √अंडर 18 गुने 8, मतलब √अंडर 144, और ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ये आपको बड़ी संख्या 18 आ गया और छोटी संख्या 12 आ गया। ओके, बातें समझ में आ गई? चलो ओके है। अब देखो -10 हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां पे अगर हम माइनस करेंगे तो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, तो हमें छोटी संख्या पता नहीं चलेगी। तो एक आंसर 18 आ गया और एक आपको 12 आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक रेलगाड़ी का समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब कहा गया कि अगर कोई रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी को सामान्य चाल से तय करती है
और अगर उसकी चालों को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो इसके कारण 1 घंटा का समय में अंतर आ जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। हम लोग मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा होगा। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा या x किलोमीटर बराबर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना आ जाएगा। समय का फॉर्मूला आपको पता होगा कि दूरी बट्टा चाल होता है। दूरी कितना है 360 किलोमीटर, चाल कितना माना x, इसका मतलब आ गया 360 बट्टा x घंटा, या इसको आवर कह सकते हो, इतना घंटा आ गया। अब जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए, तब 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना आ जाएगा। फिर से समय का फॉर्मूला दूरी बट्टा चाल होता है। दूरी कितना आ गया 360 और चाल कितना हो गया, अब चाल बढ़ गया 5 किलोमीटर, मतलब x प्लस 5 किलोमीटर पर घंटा। बातें समझ में आ गई। ये आपको आ जाएगा इतना घंटा। अब क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में क्या करता है कि इस गति के बढ़ने के कारण जो है वो समय में 1 घंटा का अंतर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये लिख सकते हैं 360 बट्टा x और माइनस 360 बट्टा x प्लस 5, और ये अंतर कितना का आ गया 1 घंटा का 1। समय माइनस समय बराबर समय। बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लो। यहां से अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपको x इंटू एक्स प्लस 5। अब x से x को आप काट दो, यहां से 360 से गुना हो जाएगा x प्लस 5 का, माइनस x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, यह आ जाएगा 360x, और ये बराबर हो जाएगा किसके 1 के। अब यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, 360 को x से गुना करेंगे 360x प्लस 360 को 5 से करेंगे 1800 और माइनस 360x बट्टा आ जाएगा, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर और 5 को x से गुना करने पे 5x, और ये बराबर हो जाएगा किसके 1 के। अब देखो कि प्लस का 360x और माइनस का 360x कट गया, मतलब यहां पे कितना बच गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 1800, और ये बराबर हो जाएगा किसके 0 के। अब कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस 5x का, तो ये आपको आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, और इस तरफ रहेगा 1800, और अगर इस तरफ इसको शिफ्ट करेंगे RHS की तरफ तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस आ गया 1800। बातें समझ में आ गई। अब एक चीज बताओ, अब 1800 से हमको कितना लाना है, तो 5x लाना है। अब एक बात बताओ कि 45 को अगर हम लोग 40 से गुना कर लेते हैं कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 5 4 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2, 4 चौक 16 और 2 18, ये कितना आ जाएगा 1845 आ जाएगा। और हमें जरूरत किसकी है 1800 की जरूरत है। तो अब इसका क्या करो, मध्य पद को विभाजित कर लो। इसके मध्य पद को अगर हम लोग विभाजित करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1800 2 से करेंगे तो 900, 2 से करेंगे 450, 3 से करेंगे तो 3, अब 2 से ही अगर इसको करें तो कितना आ जाएगा 225, अब 3 से करेंगे 3 सत्ते 21 75, 3 से करेंगे तो 25,
और इसको हम लोग 5 गुने 5 कहेंगे। बातें समझ में आ गई? इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहां से आपको आ जाएगा 3 दूना 6 दूना 12, 3 दूना 6 दूना 12 और दूना 24, और ये कितना आ गया? ये आपको आ गया 25 25 25 25, 3 दूना यहां पे 25 25 दूना 50, यहां तो नहीं आ रहा है, हमें जरूरत किसकी है? 5 की जरूरत है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 तिया 15 तिया 45, ये 45 आ जाएगा। और 5 दूना 10 दूना 20 और दूने 40, यहां से हम लोग लिख सकते हैं 45 और गुने 40, 45 और गुने 40 आ जाएगा। यहां पे कितना आ जाएगा? एक बार गुना कर लेते हैं, 5 को 0 से गुना किए 0, 6 पंचे 30 का 0, हाथ में 3, 5 तिया 15 3 18, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमें कितना आ गया? 1800 आ गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको 5 तिया 15 तिया 45। अब 45 को अगर 40 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 0 और 0, 5 चौक 20 के 0, हाथ में 2, 4 चौक 16 और 2 18, कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा 1800। आ रहा है 1800? बातें समझ में आ रही है? अब इसको यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x और माइनस 1800, और ये बराबर आ जाएगा 0 के। यहां से आप x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 45, और माइनस 40 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपको x और प्लस 45, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। एक फैक्टर आपको निकल के आ गया कितना? x प्लस 45, दूसरा निकल के आ गया कितना? x माइनस 40, और बराबर हो गया किसके? 0 के। यहां से हम लोग कह सकते हैं जब x प्लस 45 बराबर होगा 0 के तो x बराबर माइनस 45 आ जाएगा, और जब x माइनस 40 बराबर हो जाएगा, यहां पे ये 0 के बराबर है, बराबर 0, तो यहां से x इक्वल टू कितना आ गया? 40 आ गया। और आपको ये पता है कि आपने x किसको माना है? रेलगाड़ी की चाल को, और चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। यहां पे आप कह सकते हो चाल ऋणात्मक नहीं होगी। अगर चाल ऋणात्मक नहीं होगी तो x बराबर कितना आ गया? 40। हम लोग कह सकते हैं अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। ओके, कहा गया कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करिए। अब आपको क्या करना है? तो सवारी गाड़ी का भी और एक्सप्रेस गाड़ी का भी औसत चाल पता करना है। कैसे पता करेंगे? यहां पे समझो। अब देखो क्वेश्चन में जो कहा गया बस उतना ही हमको करना है और बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहां पे क्या कहा गया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में हमें यह कहा गया कि सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक लेती है। कौन? तो एक्सप्रेस गाड़ी। हम लोग मान लेते हैं सवारी गाड़ी की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो एक्सप्रेस की चाल कितनी होगी? तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पे मान लो, माना कि सवारी गाड़ी की चाल, इसको मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल
अब चाल कह लो या इसी को हम लोग औसत चाल भी कहेंगे। ये कितना आ जाएगा, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो ये आ जाएगा आपको x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। बातें समझ में आ गई। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको इतना पता होना चाहिए कि समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल। यहां पे आप कहीं लिख लो, समय बराबर होता है दूरी और बट्टे चाल के। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। या यहीं से आपको कोई पूछ ले चाल बराबर क्या होगा, तो दूरी बट्टा समय होगा। दूरी बराबर क्या होगा, तो चाल गुने समय होगा। बस इसी को आप चेंज करते जाओगे तो इसी फॉर्मूला से आपको सब पता चल जाएगा, दूरी भी, समय भी और चाल भी। तो यहां से देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 132 किलोमीटर की यात्रा। अब 132 किलोमीटर की यात्रा है। अब मान लो 132 किलोमीटर की यात्रा अगर सवारी गाड़ी के द्वारा की जाएगी तो कितना समय लगेगा, तो हमने समय का फॉर्मूला बताया है दूरी बट्टा चाल। दूरी 132 किलोमीटर और सवारी गाड़ी की चाल कितना, x किलोमीटर पर घंटा, तो ये आ जाएगा आपको 132 बट्टा x। ओके, अब चलो फिर से वही 132 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, लेकिन अब कौन तय करेगा, एक्सप्रेस। और एक्सप्रेस की चाल कितनी है, तो x प्लस 11। यहां से हम लोग कह सकते हैं दूरी बट्टा चाल बराबर समय, ये भी समय और ये भी समय, और दोनों में अंतर कितना कहा गया, तो दोनों में अंतर कहा गया कि 1 घंटा समय कम लेती है, तो अंतर कितना का है, 1 घंटा का है। अब यहां पे देखो कि यहां पे सवारी गाड़ी में से हमने एक्सप्रेस के समय को माइनस किया। क्यों, क्योंकि सवारी गाड़ी को ज्यादा समय लगेगा और एक्सप्रेस को कम समय लगेगा। ज्यादा समय में से कम समय को माइनस करेंगे तो हमें 1 के बराबर आ जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहां से x और x प्लस 11 लघुत्तम आ जाएगा। x से x कट जाएगा, यह आ जाएगा आपको 132 और ये रहेगा आपको x प्लस 11 माइनस x प्लस 11 से x प्लस 11 कट जाएगा, यह आ जाएगा 132x और ये बराबर हो जाएगा 1 के। बातें समझ रहे हो। अब गुना कर लो, 132 को x से गुना करेंगे तो 132x और प्लस 132 को 11 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 11 दूना 22 का 2, हाथ में 2, 11 तिया 33 और 2, 35 का 5, हाथ में 3, 11 कम 11 और 3 कितना आ जाएगा 14। यहां से आपको आ गया 1452 और माइनस आ गया 132x और ये बट्टा में हो गया, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर और 11 को x से गुना करेंगे तो 11x और ये बराबर हो गया किसके, 1 के। ओके, अब आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां पे देखो कि 132x पॉजिटिव 132x नेगेटिव कट गया, तो ये आपको आ गया 1452 बराबर x स्क्वायर अब प्लस 11x। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 1452 और ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अब हमें क्या चाहिए, 1452 को आप चाहो तो यहां से 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। d निकाल के अल्फा बीटा निकाल लो, या इसको गुणनखंड विधि से हल करने की कोशिश करो। गुणनखंड विधि से अगर हम लोग इसको हल करें तो हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 1452। हम लोग आ जाते हैं 1452 की ओर। एक चीज देखो, ये सोचो अगर इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा 1452। 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 726। 2 से करेंगे तो 36 दूना 72 ये 3 आ जाएगा। 3 से करेंगे 3 दूना 6 121 आ जाएगा। 11 11 121। अब देखो 11 को 3 से गुना करेंगे 33 आ जाएगा। 11 दूना 22 और दूना 44 और 33 और 44 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1452 आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x और माइनस 1452 और ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x कॉमन ले लो, x को अगर कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस 44 और यहां पे आप माइनस 11 इसके पास भी 11 इसके पास भी। तो अगर हम लोग 11 को कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा, या आप 33 को कॉमन लो डायरेक्ट। देखो 33 से ये कट रहा है, 33 से हमें काटना है किसको, 1452 को, बिल्कुल कटेगा।
इसको अगर करेंगे तो 33 चौका 4 तिया 12 का 2 कैरी 1, 4 तिया 12 1 13, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1 और ये 2 आ जाएगा। और अगर 4 टाइम्स करते हैं, 4 तिया 12 को 2 कैरी 1, 4 तिया 12 1 13 कट रहा है। यहाँ पे देखो कि अगर हम डायरेक्ट 33 को कॉमन ले लेते हैं, 33 को कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो x माइनस 44 आ जाएगा और ये बराबर होगा 0 के। अब देखो कि एक फैक्टर आपको आ गया x प्लस 44 और दूसरा आपको आ गया x माइनस 33 और ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जब x प्लस 44 बराबर होगा 0 के तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 44 आ जाएगा। और आपने x किसको माना है, रेलगाड़ी की चाल को, और चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसको नहीं लेना है। चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता। ओके, तब हम लोग इसको ले लेते हैं, जब x माइनस 33 बराबर होगा 0 के तो x बराबर कितना आ जाएगा, 33। और x 33 आ गया तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, पूछा गया था आपसे दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल बताइए। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल, अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल यह आ जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल ये 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक है, तो 33 में 11 अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 44। ये आ जाएगा आपको 44 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उसके परिमाप का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करिए। अब क्या कहा गया कि दो वर्ग के क्षेत्रफल का योग आपको दिया गया है, कितना, 468 मीटर स्क्वायर, और उसके परिमाप का अंतर आपको दिया गया कितना, तो 24 मीटर दिया गया हो। तो कह रहा है कि दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करिए। अब हमें वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। अगर मान लेते हैं, माना कि पहले या दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग दिया गया, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, इसको आप मान लो x मीटर स्क्वायर, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 468 और माइनस x, इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन देखो इससे मामला बनेगा नहीं और बिगड़ जाएगा। ओके, हम लोग क्या करते हैं, एक को x और एक को y माने, सॉल्व ऐसे भी आगे जाकर के कर सकते हैं, लेकिन यह आगे जाकर के बहुत पेचीदा बन जाएगा। इससे बेहतर होगा कि हम लोग x y मान करके आगे बढ़े। इस सबको ऐसे ही रहने दो, एक को आप x मान लो और एक को y मान लो। माना कि पहले वर्ग का भुजा, इसको आप भुजा मान लो, पहले वर्ग की भुजा, इसको आप x मीटर मान लो, और दूसरे वर्ग की भुजा, इसको आप y मीटर मान लो। ओके, x मीटर और y मीटर आ गया। अब कहा गया कि यहां पे
वर्गों का क्षेत्रफल 468 मीटर स्क्वायर है, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल अजोड़ दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, और ये कितना दिया गया, ये आपको दिया गया 468। अब एक बात बताओ आप कि वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। अब बोलोगे सर भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा स्क्वायर कहने का मतलब एक का भुजा आपने x माना है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे को भुजा को आपने y माना है ये y स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 468 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया कि उसके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। अब आपको यह पता है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है, तो हम लोग कह सकते हैं 4 गुने भुजा 4x, फिर 4 गुने भुजा 4y, और ये बराबर किसके आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा आपको 24 मीटर के, 24 के। यहां से आप x कॉमन ले लो या आप इसको 4 ले लो। अगर इसको हम लोग 4 यहां से कॉमन लेंगे तो ये हमें आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 24 के, या इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 24/4। 4 एकम 4, 4 छके 24, ये कितना आ गया 6 आ गया। तो यहां से हमें मिल गया x प्लस वाई 6 के बराबर। अब x प्लस वाई अगर 6 के बराबर आ गया तो अब क्या करो, इसको आप मान लो समीकरण 1। इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x बराबर 6 प्लस वाई। अब x का मान समीकरण 1 में पुट कर लो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कहने का मतलब कितना, x की जगह पे कितना है 6 प्लस वाई है, 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा कितना के 468 के। बातें समझ में आ रही है। अब इसको सॉल्व कर लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। x का या 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, यह आ जाएगा y स्क्वायर। अब प्लस कितना आ जाएगा 2ab कहने का मतलब 6 दूना 12, ये 12y आ जाएगा प्लस y स्क्वायर, और ये बराबर हो गया कितना 468 के। यहां से देखो y स्क्वायर और y स्क्वायर को ऐड करेंगे 2y स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद प्लस में आ गया आपको 12y प्लस 36 है, और माइनस आ जाएगा 468, और ये बराबर हो जाएगा किसके 0 के। यहां से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 12y और माइनस 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, और ये आ गया 4, 432, और ये बराबर आ गया 0 के। 2 कॉमन ले लो, 2 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपको y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, मतलब 216 आ गया, और ये 0 के बराबर। अब यहां से बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 216, और ये बराबर कितना आ जाएगा 0/2, या इसको आप 0 कह सकते हो। ओके। अब 216 से हमें 6 चाहिए, 2 से करेंगे 108 आ जाएगा, 2 से करेंगे 54 आ जाएगा, 2 से 27 आ जाएगा, 3 से 9 आ जाएगा, 3 से 3 आ जाएगा। अब देखो 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूना 4 तिया 12, अब 3 तिया 9 दूना 18, और 18 माइनस 12 करने पे 6 आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। यहां से आप y कॉमन ले लो। y को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा y प्लस 18, माइनस 12 को कॉमन लोगे ये आ जाएगा कितना y प्लस 18, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। एक फैक्टर आपको निकल के आ गया y प्लस 18
और दूसरा फैक्टर निकल के आ गया y माइनस 12 और ये बराबर हो जाएगा 0 के। जब y प्लस 18 0 के बराबर होगा तो y इक्वल्स टू आपको आ जाएगा माइनस 18। अब y आपने किसको मान रखा है, यहां पे देखो कि y जो है वो क्या है, तो भुजा है वर्ग का, और वर्ग का भुजा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं होगी। नहीं होगी। अब देखो कि जब y माइनस 12 बराबर होगा 0 के तो y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। हमें y बराबर जब 12 आ गया तो y का वैल्यू आप किसी एक में रख लो। यहां पे इसको आपने 1 माना तो इसको आप समीकरण 2 मान लो। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर अगर y का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा x बराबर 6 प्लस वाई, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपको 6 प्लस 12, मतलब कितना आ गया 18। हम लोग यहां से कह सकते हैं अतः पहली वर्ग की भुजा x माना था, यह आ जाएगा 18 मीटर, और दूसरी वर्ग की भुजा जिसको आपने y माना था, यह आपको आ गया 12 मीटर। तो 18 मीटर और कितना आ गया 12 मीटर। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि पहले वर्ग की भुजा और दूसरे वर्ग की भुजा निकालनी है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं 18 और 12 आ गई। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब मूलों के अस्तित्व कब, अगर d बड़ा हो जाए 0 से और d बराबर हो जाए 0 के, तब मूल का अस्तित्व होगा। अगर d छोटा हो जाए 0 से तो मूल का कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब यहां पे यही पहले आपको चेक करना है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 2x² माइनस 3x और प्लस 5 बराबर 0 के। a कितना है 2 के बराबर, b कितना है माइनस 3 के बराबर, और c कितना है 5 के बराबर। ABC कैसे आया, बातें समझ में आ गई। अब आप d पता कर लो, जिसको विविक्तकर कहते हैं या डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac आ गया। b² कहने का मतलब माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 4ac मतलब 4 गुने 2 गुने 5। अब माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस 4 दूना 8 पंचे 40, ये कितना आ गया माइनस 31। अब जैसे ही माइनस 31 आ गया, इसका मतलब d जो है वो छोटा हो गया 0 से, तो हम लोग कह सकते हैं यहां पे कि मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, मतलब यहां पे कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर मूल होता तब हम उसे ज्ञात करते, लेकिन यहां तो मूल ही नहीं है, d छोटा हो गया 0 से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 को यहां सॉल्व कर लेते हैं। 2 में आपको दिया गया 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 और बराबर 0। यहां से इसको सॉल्व करो। a कितना के बराबर है, x² का कॉफिशिएंट a मतलब x² का गुणांक a, तो a आपको आ गया 3 के बराबर। b कितना आ गया माइनस 4√3, और c कितना है, c 4 के बराबर है। पहले हम d पता कर लेते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब b² कहने का मतलब माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a के जगह पे 3 और c के जगह पे 4। अब देखो 4 चौके 16 और 16 या 48 और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 48 आ जाएगा, और माइनस 4 चौक 16 या 48, ये कितना आ गया 48 आ गया। 48 और 48 माइनस करने पे कितना आ गया 0 आ गया। अगर 0 आ गया, इसका मतलब जब d बराबर 0 के हो गया तो मूल वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा।
अब आप मूल पता कर लो। मूल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा बीटा चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो या साथ ही साथ रखो। इसका फॉर्मूला आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और बाई 2a। माइनस बी कहने का मतलब यहां पे देखो बी के जगह पे कितना है, -4√3 है, तो ये आपको आ जाएगा माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस रूट अंडर 0 और बाई कितना आ जाएगा 2a है, इसका मतलब 2 गुने a के जगह पे 3 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो 4√3 और बट्टा 6, 2 दूना 4 3 दूना 6, तो ये आपको आ गया 2√3 और बट्टा 3। तो मूल कितना आ गया, तो यहां से आपको आ गया मूल 2√3 बट्टा 3 और 2√3 बट्टा 3। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यहां पे देखो इसका एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। अभी 2 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। यहां पे चेक करो कि पहले हम लोग देखते हैं कि a क्या है। अगर हम a की बात करेंगे ये कितना आ जाएगा, ये a आपको आ जाएगा यहां पे a बराबर 2 है, b -6 के बराबर है, c 3 के बराबर है, d पता कर लो। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब b² कहने का मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुने a के जगह पे 2 और c के जगह पे 3, ये कितना आ जाएगा 36 और माइनस 4 दूना 8 3 24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यहां से कितना आ गया 12 आ गया। और d जैसे ही 12 आ गया हम लोग कह सकते हैं कि d बड़ा हो गया किससे, 0 से। हम लोग कह सकते हैं मूल वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान हो गया। अब आप मूल पता कर लो अल्फा और बीटा। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और माइनस बी कहने का मतलब कितना आ गया, ये आपको आ गया 6, रूट डी कहने का मतलब 12, अब बटा 2a इसका मतलब 2 गुने a की जगह पे कितना है 2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस 2√3। 12 को कितना लिख सकते हो, 2 दूना 4 दूना 12 दूना 4 तिया 12 मतलब 2√3 आ जाएगा और बट्टा कितना आ जाएगा 4। यहां से चाहे तो हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यह आ जाएगा 3 प्लस √3 बट्टा 4, ये और ये कट गया, तो यहां से आपको आ गया 3 प्लस √3। अब आप बीटा पता कर लो। बीटा का फॉर्मूला माइनस बी माइनस रूट डी बट्टा 2a। माइनस बी कहने का मतलब ये आपको 6 आ गया, माइनस रूट डी मतलब रूट अंडर 12 आ गया, 2a कहने का मतलब 2 गुने 2, इसको हम लोग कह सकते हैं 6 माइनस 2√3 बट्टा 4, तो ये आपको आ गया 2 कॉमन ले लो, 3 माइनस √3 बट्टा 4, 2 एकम 2 2 दूना 4, यहां से आपको आ गया 3 माइनस √3, यहां पे भी कितना बाई 2 में है ना, ये भी बाई 2 आ जाएगा। अब 3 माइनस √3 और बट्टा कितना आ जाएगा 2, यही आपका मूल आ जाएगा, या जिसको हम लोग अल्फा बीटा कहेंगे। 3 प्लस √3 बट्टा 2 और 3 माइनस √3 बट्टा 2।